Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Let's start the topic with the name as emerging technologies. First of all, we will discuss the contents of today's lecture. It is basically the artificial intelligence and machine learning. We have already discussed with these topics in previous lectures. फर्दरमोर आज हम इसे मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग जैसे IoT है, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है और फर्दरमोर जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह है, इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करने जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप इनको देखते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने आइडिया गेट करना है कि कैसे इन चीज़ों को हम कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं और फिर इनको फर्दर जब यूज़ करेंगे तो इनकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी। सबसे पहले हम बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो बेसिकली ये फाइनेंशियल मार्केटर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि इंकरेज करता है कि हम अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइजेशन का जो टूल है वो प्रोवाइड कर सकें, वो जो ऑप्शन है वो उसे प्रोवाइड कर सकें। अब ये क्या चीज़ें हैं, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये बज़वर्ड्स हैं इस एरा के, तो इसकी तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है बिग डाटा। बिग डाटा को समझने के लिए सिर्फ इतना आप लोग समझे कि बिग डाटा जो टर्म है ना, ये टर्म इसलिए यूज़ होती है कि हमारे पास डे बाय डे जो डाटा है वो एक्सपेंड करता जा रहा है और हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर करते हुए उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो डाटा है वो मोस्टली दो तरह से होता है, एक होता है स्ट्रक्चर डाटा, एक होगा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर डाटा वो है जो कि डाटाबेस वगैरह में हमारे पास सेव है किसी खास फॉर्मेट के अंदर, टेबल्स की फॉर्म में या हमारे पास किसी फाइल में सेव है। तो अनस्ट्रक्चर्ड मोस्टली हमारे पास किसी फाइल्स में सेव होगा और ये ऐसा डाटा होगा जिसको हम स्ट्रक्चर करके नहीं रखा हुआ और ज़्यादातर डाटा हमारे पास जो इंटरनेट पे अवेलेबल है काफ़ी हद तक वो अनस्ट्रक्चर्ड ही होते हैं। तो हमने देखना है कि ये जो डाटा है, ये सारा जो इतना वास्ट डाटा है जो डे बाय डे क्रिएट हो रहा है, हम इस डाटे से क्या हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो बिग डाटा की टर्म है ये इसी चीज़ की तरफ रेफर कर रही है कि हमें जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने के लिए, प्रेडिक्शंस करने के लिए यही डाटा हम अगर इसे इंटीग्रेट करें फिर मैनेज करें तो इसे एनालाइज किया जा सकता है और यही एनालाइजेशन जो है हमारे पास एनालाइज करने का जो मैकेनिज्म है वो हमें बताएगा कि आने वाले कल में हमारे पास किस तरह का आउटपुट आ सकती है या हमारे पास किस किस तरह से हमारे पास जो डाटा आज मौजूद है आने वाले कल में हमारे पास किस तरह का डाटा पॉपुलेट होगा। यानी प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई मैकेनिज्म को और फॉलो करना पड़े तो काफ़ी हद तक हमें पास्ट डाटे से ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो बिग डाटा बेसिकली ये टर्म है जो कि हम ज़्यादातर अपने चीज़ों को डाटा एनालिटिक्स के अंदर भी से यूज़ करते हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी को हम एक्सपेंड करके डिजिटलाइज भी करेंगे और उसको हम फर्दर इन फ्यूचर यूज़ भी करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आता है जी कि हमारे पास AI और ML किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। AI और ML हमारे पास किस तरीके से वर्किंग है, इसको अगर हम समझते हैं तो हमारे पास आता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो मशीन लर्निंग है, इसके ऊपर क्योंकि मेरा एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है वो आप सुन चुके हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग में, इसलिए इसको खास मैंने कोई इंट्रोडक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसको जस्ट आप ये समझें कि ये जो AI है और ML है, ये ML जो है जो कि मशीन लर्निंग है, ये इट्स द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अंदर हम मेजरली यही कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको रेप्लिकेट कर दें सिस्टम्स के अंदर और वो चीज़ जो हम सोच के करते हैं सिस्टम में वो कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए, कोई ऐसा एल्गोरिथम आ जाए जो कि खुद सोचे, खुद डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ देखें तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर मोर क्विकली इन रियल टाइम और रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड फ्रॉड डिटेक्शन हम कर सकते हैं।
और परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है, इसकी फास्ट हो सकती है और एफिशिएंट होगी, प्रोडक्टिव होगी। और डेवलप की स्ट्रेटेजीज फॉर देयर बिजनेस बैक्ड बाय द यूजफुल डाटा। और हमारे पास इसी तरीके से जो हमारे पास डाटा है उसको दोबारा यूज करके उससे लेटेस्ट आने वाले कल के लिए जो ब्रांड्स रेडी करने हैं उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इसके आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है जी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक मेजरली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर हम अपने डाटा को किसी ऑनलाइन सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं और वो जो सर्वर है उसकी जो कैपेसिटी है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हमारे पास आइडिया क्लाउड कंप्यूटिंग को देखें तो हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पे अटैच हैं और क्लाउड के अंदर हमारे पास बहुत से वर्चुअल सिस्टम्स हैं। वर्चुअल सिस्टम्स इन सेंस ऑफ कि हम इन वर्चुअल सिस्टम में अपना डाटा स्टोर भी करवा सकते हैं, हम वहाँ से एग्जीक्यूशन भी करवा सकते हैं और कंप्यूट करवा सकते हैं अपना ज़्यादा डाटा। ये कंप्यूट करने की वजह से इसी को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें बेसिकली क्या है जी, सॉफ्टवेयर, डाटा, वेयर हाउसेज एंड नेटवर्किंग टूल्स आर रेडिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यानी यहाँ पे हमारे पास कोई रिसोर्स की लिमिटेशन नहीं है। इसको आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो ऐसे ही है, जैसे हमारे पास लोकल मशीन है तो मेरे पास i7 है। i7 मेरे पास 1 टेराबाइट की हार्ड है। अगर मुझे कल को i7 से ज़्यादा कैपेसिटी की प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड हो और मुझे 1 टेरा नहीं, मुझे 10 टेरा चाहिए हो और पीटा बाइट चाहिए हो मुझे, तो इसके लिए मुझे अपने सिस्टम की स्पेक्स बढ़ाने की बजाय मैं अगर क्लाउड पे हूँ तो मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ के लिए ये सर्विसेज चाहिए, तो मैं 1 महीने के लिए वो पे करके ये सारी सर्विसेज ले सकता हूँ। तो बेनिफिट क्या हो जाता है जी, कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है इसमें। हम समझने को रेंटल सर्विस की तरह हम इसको देते हैं और इसको रेंट पे करते हैं। और ग्लोबल स्केलेबिलिटी आती है इसके अंदर कि आप जब चाहें, जैसे चाहें, जितना सिस्टम आप चाहेंगे उतना ही आपका बिजनेस भी एक्सपैंड करेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सपैंड करेगा। इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, स्पीड बेहतर रहती है और सिक्योरिटी मैनेज होती है इसकी। फिर हम जाते हैं आगे IoT की तरफ। तो इंटरनेट ऑफ थिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विद सेंसर्स, processing ability, software and other technologies that connect and exchange data with other devices and system over the internet or other communication networks। इसको आसान अल्फाज में ये समझे कि अगर हम चीज़ों को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, अगर हम चीज़ों को इंटरनेट प्रोवाइड कर दें और वही इंटरनेट की मदद से हम इन चीज़ों से रीडिंग लेना शुरू कर दें। जैसे कैमरे को हमने दे दिया इंटरनेट और हम उससे लें कि कैमरे में कौन सी स्ट्रीम आ रही है वो हमें साथ साथ देता रहे। हमने दे दिया है फॉर एग्जांपल डोर को इंटरनेट, वो डोर लॉक्ड है या अनलॉक्ड है वो सिचुएशन हमें बता सकता है। इसी तरीके से किचन के अंदर अगर हमने इंटरनेट प्रोवाइड किया तो वो हमें जो IoT जो सेंसर्स है वो बता सकते हैं जी किचन की लाइट्स ऑन है या ऑफ है, किचन में चूल्हा जल रहा था कि नहीं जल रहा था। और इसी तरीके से आप अगर फ्रिज को इंटरनेट प्रोवाइड कर दें तो उसकी रीडिंग आ सकती है कि कूलिंग किस हद तक हो रही है, फ्रीजर में कैसी चल रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इंटरनेट दे के उनसे डाटा रिसीव कर सकते हैं। और ये क्या है, सेंसर की मदद फिर उनको प्रोसेस करके हम कोई खास रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि अगर हम इन सारी चीज़ों को मिलाएं तो देख सकते हैं कि जी अगर किचन की लाइट्स भी ऑफ हैं, कुछ भी नहीं ऐसा चल रहा, जो फ्रिज है वो ऑन है और उसमें कोई ख़ास चीज़ इस तरीके से मौजूद भी नहीं है, रूम की लाइट्स भी ऑफ हैं और डोर भी लॉक हैं, तो इसका एनालिसिस समझ आता है कि जी शायद ये जो स्मार्ट होम की जो एग्जांपल है इसके अंदर कोई भी नहीं है इस टाइम पर्सन, तो जस्ट फ्रिज चल रही है। तो कल को इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग की जा सकती है कि फॉर एग्जांपल जो फैमिली मेंबर्स हैं वो किसी आउटसाइड गए हैं, किसी आउटसाइड सिटी गए हैं या किसी कंट्री में गए हैं, तो अगर वो 20 डेज के लिए गए हैं तो इसमें फ्रिज को बंद करना है या नहीं करना। तो इस तरह के जो है, फॉर एग्जांपल घर में AC चलता छोड़ा है तो उस AC को अब खुद बंद होना है या नहीं, इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग, ये हम समझे ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने के लिए बताया जा रहा कि IoT में इस कॉन्सेप्ट का काम होता है। हम इससे इस तरह से काम ले सकते हैं। और फिर क्या है, इसमें एक्सचेंज ऑफ द डाटा आ जाएगा, मल्टीपल डिवाइसेस आ जाती हैं
और ये ठीक। और ये इसका एक ओवरऑल पिक्चर है कि इसके अंदर हम देखें तो सीसीटीवी कैमरा, हॉस्पिटल, व्हीकल, यानी स्मार्ट सिटी की जब बात करेंगे तो समझे आईओटी डिवाइसेस हमारे पास कितनी ज्यादा। तो इनसे जो आने वाला डाटा है वो हमें एनालिसिस बता सकता है कि कौन से ऑफिस में इस टाइम काम चल रहा है, कैसा चल रहा है, कितना ट्रैफिक का लोड है। तो इससे हमारी डिसीजन मेकिंग बेस्ट से बेस्ट हो सकती है और हम अपने सिटी को चलाने के लिए बेहतर इकदाम कर सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये इस तरीके से हमें हेल्प आउट किए जाते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा, तो हम शुरू में देख रहे हैं एआई, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर जल्द से जल्द क्यों किया जा रहा है। इसके सारी को बातों को अगर सम अप करूँ मैं तो करने का बेसिक पर्पज यही है कि समझ लें कि हमने कुछ आज जो चीजें समझनी है वो जस्ट लाइक ए रेसिपी है। उस रेसिपी की समझ लें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आईओटी हो गया, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इन इंग्रेडिएंट्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेगी, मल्टीपल रेसिपीज बन सकती हैं, डिफरेंट फ्लेवर की, डिफरेंट टेस्ट की। तो ब्लॉकचेन की तरफ मूव करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के नाम से मशहूर है। ब्लॉकचेन क्या है जी, इसको अगर हम सिंपल वे में अगर समझे, ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, ठीक है, ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये डिसेंट्रलाइज है। इसके अंदर हमारे पास क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम समझे कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में कोई ऐसी करेंसी है और वो करेंसी किसी खास वे से हमारे पास आएगी। कैसे, जैसे हम नॉर्मली फिजिकल सिस्टम्स के अंदर कोई सर्विसेज देते हैं तो उसके वजह हमें कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती है, जैसे सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती हैं। इस तरह क्रिप्टो करेंसी का भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी अर्न किया जाता है। ये जब अर्न किया जाता है तो हम इन क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एग्जाम्पल से अगर समझे तो नीचे एक एग्जाम्पल दी है कि कैसे काम करता है। कि फॉर एग्जाम्पल समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजैक्शन करनी थी उसने, द रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन इज ब्रॉडकास्ट टू अ पीयर टू पी, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर नोन एज नोड, उसमें एज ए नोड के तौर पे जाएगा और वहां पे क्या होगी, वैलिडेशन होगी, देखा जाएगा इसके अंदर सारी चीजें मौजूद है और उस नेटवर्क के अंदर वो वेरीफाई की जाएगी ट्रांजैक्शन, ओके, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, सारी चीजें। और इसको कौन चेक करता है, इसको सारे मिलके चेक करते हैं। ये डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है, कोई एक बॉडी नहीं है। इसको ये जो कम्युनिटी है उसके पास आएगा डाटा के जी ये चीजें जो इसके अंदर आईडीज वगैरह बने हुए हैं, जो इसके पास चीजें हैं, क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं, तो उसको कुछ पब्लिकली लोग चेक करते हैं, मार्क करते हैं, ठीक है। और वो एज ए अगर ओके कर दिया जाता है तो लेजर में उसकी एक एंट्री पास हो जाती है और उसके आईडीज वगैरह अपनी चेन में जाके एडजस्ट हो जाते हैं, उसके फर्दर और जो चेन है उसके अंदर इसका एड्रेस आ जाता है। इस तरीके से एक एक नोड करके ये चेन बनना शुरू हो जाती है, इसलिए इसे ब्लॉक चेन कहा जाता है। ये सारी की सारी ब्लॉक चेन बनती है जिसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन है एट द एंड ऑफ द टाइम, यानी यहाँ से अगर आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है तो सारा रोड करने के बाद आपकी वो जो नोड है वो नोड आप सबको पता चलेगा कि जी अच्छा ये नोड इसमें ऐड होना चाह रही है, अच्छा इसके थ्रू क्या ट्रांजैक्शन है, वो सारी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन किया गया और सब लोगों ने चेक किया, हाँ जी ओके है, मार्क किया है, ओके किया है। और जब वंस वेरीफाई कर लिया टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक ऑफ द डाटा फॉर द लेजर, और वो जाके कहता है न्यू ब्लॉक इज देन एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन जो पहले से बनी हुई है, उसके अंदर जाके उसका कोई खास एड्रेस होगा। यानी कभी भी किसी भी नोड को उठाएंगे, ब्लॉक को उठाएंगे तो किसी भी ब्लॉक को उसमें से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसमें से मिस नहीं कर सकते कि कैसे किसी ने आगे किया, क्योंकि वो सबकी परमिशन से ही होगा। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन को अगर सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, बिल्कुल वही एग्जांपल की दूसरी फॉर्म है कि अगर कोई ए वांट्स टू सेंड मनी टू बी, कोई उस तरीके से मनी सेंड करना चाह रहा है तो क्या करेगा जी, द ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज ए ब्लॉक। और क्या होगा इसके बाद, ये जो ब्लॉक है ये सबके पास ब्रॉडकास्ट होगा, पार्टी के पास, नेटवर्क के पास, और वो सब उसको रिस्पॉन्स करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वैलिड करेंगे कि ठीक है, ओके है। ओके करने के बाद वो ब्लॉक जो है वो ओके करेंगे और उसको ट्रांजैक्शन के लिए लगाएंगे और उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन का जो आईडी वगैरह सारी चीजें ये अपने पास सेव कर देंगे और जो ट्रांसफर होने वाली मनी होगी वो
ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसको कहा है कि डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज कोई एक बॉडी नहीं है जो कि इसका सारे काम को करती है। जैसे नॉर्मली बैंक्स हैं, तो बैंक के अंदर जो काम किया जा रहा है वो नॉर्मली सेंट्रलाइज्ड वर्किंग की जाती है। तो ये डिसेंट्रलाइज, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। डिजिटलाइज्ड है, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो फर्दर मोर इसमें ये चीजें चलती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? मिटिगेट द रिस्क ऑफ फ्रॉड्स एंड थेफ्ट, और अवॉइड करना पड़ता है हमें फ्रॉड से। हम कैसे कोई ऐसा काम करें जिससे हम प्रोटेक्शन कर सकें कोई फिशिंग अटैक से, और जो हमारी वीकनेस है उसको और जो फ्लॉज हैं उसको ओवरकम कर सकें, और हम रिस्क से बच सकें और साइबर अटैक से बच सकें, जो कि हमारे पास साइबर अटैक्स किए जाते हैं मल्टीपल। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के रूल्स मेंटेन हों। हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने कोड को लिखते हुए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हुए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि हमारे पास हम कल एक एप्लीकेशन अगर आपने डेवलप की है तो ऑब्वियसली उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई ना कोई अटैक्स आएंगे, जैसे वेब एप्लीकेशन। तो उन अटैक से बचना कैसे, ये सारी चीज़ें हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर डील करते हैं। फिशिंग अटैक्स क्या है कि आपकी बनी हुई वेबसाइट की तरह की एक कोड सेम उसी डिजाइन की एक और वेबसाइट बना दी। अब उस वेबसाइट को लोग समझेंगे शायद ये आपकी ही वेबसाइट है, वहां पे जाकर लॉगिन यूजर ने पासवर्ड अगर लिखेंगे या क्रेडिट कार्ड नंबर लिखेंगे तो वो तो हैक हो जाएगा और उसको फर्दर यूज करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी में हम इन रूल्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे इन चीजों को ब्रेक किया जा सकता है और हम कैसे अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आगे आता है इसमें कि डिजिटल बैंकिंग क्या है इसकी। डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है साइबर सिक्योरिटी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिजिटल बैंकिंग है। तो बड़ी प्यारी बात इसमें बिल गेट्स की है कि बैंकिंग इज नेसेसरी बट बैंक्स आर नॉट। इसलिए जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है हमें। और लीडिंग प्लेयर्स जो है हमारे पास डिजिटल बैंकिंग के अंदर, वो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वर्चुअल बैंकिंग की एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है, वेंडर्स हैं, जैसे कि आपने टेमिनोस का नाम सुना हुआ है बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, टॉप 1 जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास पेमेंट मेथोडोलॉजी है कि हम ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल क्या पेमेंट कैसे होगी, मोबाइल पेमेंट्स कैसे हैं, और ऑल इन वन हर तरह की पेमेंट अगर करनी हो तो इस तरह के मल्टीपल एप्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी बातें बताने का पर्पज ये है कि अब जिस एरा के अंदर हम हैं उस एरा में इस तरह का काम मिक्स होकर चल रहा है। विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट मूव फॉरवर्ड। और इसी तरीके से अगर रेगुलेशन टेक को देखें तो ये रेग टेक बन जाता है कि रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, जो एब्रिविएशन रेग टेक इज अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एनहांस अ रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस प्रोसेसेस। ये हमारे पास क्या है जी, रेगटेक एक्सपेंड्स अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग टेक्नोलॉजीज, रिटेल, गेमिंग एंड हेल्थ केयर। और ये हमारे पास समझे कि कॉम्बिनेशन है रेगुलेटरी सिस्टम का और हमारे पास जो रेगुलेटरी है, रेगुलेशंस है और टेक्नोलॉजी है। इन दोनों से कि हमने कैसे रेगुलेशंस करनी है और कौन कौन से पैरामीटर्स को साथ लेके चलना है। तो इसके अंदर हमारे पास मेजरली 4 चीजों को डील किया जाता है। रेगुलेशंस के अंदर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन, फिनटेक और फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे पास आती हैं। अब फिनटेक को भी आगे देखते हैं हम। इससे पहले हम देख रहे हैं जी इंश्योरेंस टेक। अगर हम इंश्योरेंस के लिए टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने जैसे आपसे बात की थी कि हमने पहले पढ़ा बिग डाटा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आईओटी, तो ये सारी चीजें देखें मिलके यहाँ पे क्या बना रही है, एक रेसिपी बना रही है। और रेसिपी किसकी बन रही है? इसमें सिर्फ 4 चीजों को यूज किया गया, साइबर सिक्योरिटी को नहीं यूज किया इसमें। तो ये जब 4 चीजें यहाँ पे मिलके वर्किंग कर रही है, ये बना रही है हमारे पास इंसरटेक। इंसरटेक बेसिकली क्या है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी, उसका इकोसिस्टम बना रही है। उसकी जितनी एग्जांपल है वो इस सर्कल के अंदर मौजूद है। फिर हमारे पास इंसरटेक का इकोसिस्टम आता है, उसके अंदर क्या है जी, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, कनेक्टेड कार्स हैं। ये चाइना की एग्जांपल दी गई है कि वो इन सारी चीजों को कलेक्ट करके फिर ही इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ी का किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको क्लेम करवाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए पूछा जाएगा जी आपका मोबाइल आपके पास था, और अगर बाकी एक्सीडेंट हुआ है और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है अगर उसका भी डाटा हो तो पता चल जाएगा कि जी एक्सीडेंट
जो है वो वाकई एक्सीडेंटली ही हुआ है या इसको गाड़ी को रीन्यू करवाने के लिए खुद से करवाया गया। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारे पास ये जो IoT डिवाइसेस हैं, कनेक्टेड चीज़ें हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी इन फर्दर जब इनके ऊपर प्रैक्टिकली काम आम हो जाएगा। अभी भी चल रहा है इसके ऊपर काम, लेकिन इतना आम नहीं है हमारे इस एरा में। तो अब हम मूव कर रहे हैं जी फिनटेक की तरफ। ये एप्लीकेशन है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की। इट्स आल्सो यूज्ड एज ए कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी इन द फिजिकल इंडस्ट्री। तो हम उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वो सारी की सारी फिनटेक में आते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और फिनटेक क्या है? इनोवेट द बिजनेस मॉडल्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो एक्चुअली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो आज एक टॉपिक था उसको करवाने का बेसिक पर्पस भी यही था कि हम फिनटेक की तरफ मूव कर सके, हम उन आइडियाज को गेट करें, फिर इसके आगे फर्दर मूव करें और हम फाइनेंशियल सर्विसेज को बेहतर से बेहतर बना सके। तो ये इसका एक फिनटेक का यूनिवर्सल डायग्राम है जो कि हमारे पास आ जाता है कि इसका ये यूनिवर्स कहलाता है कि हम फिनटेक के अंदर किन किन चीजों को डील करते हैं। फिनटेक के अंदर ही इंसरटेक आता है, इसके अंदर ही रेगटेक आता है, इसके अंदर पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, क्राउड फंडिंग, P2P लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये सारे इसका पार्ट आते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो फिनटेक है ये कोई न्यू टर्म नहीं है। इसको बहुत सी यूनिवर्सिटीज में एज ए सब्जेक्ट, एज ए कोर्स डील किया जा रहा है, एज ए प्रोग्राम पढ़ाया जा रहा है, एज ए सर्टिफिकेट पढ़ाया जा रहा है। तो ये कोई सिंपल नहीं है, आने वाला कल इसी की तरफ मूव करेगा और हम चाहते ना चाहते हुए टेक्नोलॉजी को हर लिहाज से यूज कर रहे हैं, हर टेक्नोलॉजी में को हम हर फील्ड में तकरीबन यूज कर रहे हैं। तो अब मूव कर रहे हैं हम इस बात की तरफ कि आप लोगों ने करना यह है, जैसे आपको आज का लेक्चर दिया बेस लाइन के ऊपर कि आप इन चीजों को समझ सके, मैंने इन तीनों में लिंक्स लगाए हैं आपके लिए। तो रोबोटिक प्रोसेस क्या है, RPA और बैंकिंग में कैसे यूज होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज और फिनटेक इंडस्ट्री के ऊपर बड़ी आउट क्लास किस्म की 2 वीडियोस हैं। इनको आप देखें और इनको तसल्ली से देखें, इसको नोट डाउन करें, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, और फिर आपने नेक्स्ट वीक आप लोगों का मैं प्रोजेक्ट जो आइडिया है वो सबमिशन करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए ब्रेक करूंगा ताकि आप उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर सकें और तब आपने कुछ सबमिट नहीं करवाना। तो इसी तरीके से आपको फर्दर टाइम दूंगा, डेडलाइन दूंगा, उस डेडलाइन के ऊपर आपने सारी चीजें मुझे सबमिट करवानी होगी। इन फर्दर केस आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हम सबका हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।